सही प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और भाई जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का, और अभी केमिस्ट्री की क्लास है, आप लोगों की ब्रेक है क्योंकि अभी आप लोग बेटा कम वीडियो देख रहे हो, ठीक है। लेकिन चिंता मत करिए, केमिस्ट्री की क्लास आएंगी अब वन शॉट, यानी एक ही मतलब वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे फिनिश, ठीक है। तो आप लोग अभी तब तक फिजिक्स का लगातार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किसका अध्ययन किया था, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर जो अध्ययन किया था वह अध्ययन किया था भाई कूलाम के नियम का। तो हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं, किसके? कूलाम के नियम के। सबसे पहले हमारा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई बताओ कूलाम के नियम का फॉर्मूला। तो आप बोलोगे कि सर F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R²। क्लियर? अब हम आपसे बेटा अगला क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि भाई बताओ इसमें जो बल है उस बल का मात्रक क्या है। तो आप बोलोगे सर बल का जो मात्रक होगा वह बल का मात्रक क्या होगा भाई? न्यूटन। अच्छा, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं ये बताओ Q1 और Q2 क्या है। तो आप बोलोगे सर Q1 और Q2 दोनों के दोनों आवेश हैं, तो आवेश का SI मात्रक क्या है? तो आप लोग बोलोगे आवेश का SI मात्रक है वो कूलाम है। क्या है भाई? कूलाम है। अगर हम आवेश की विमा पूछना चाहें तो आप क्या बताओगे? AT है। लेकिन अगर हम इस बल की विमा पूछना चाहें, इस बल की विमा पूछना चाहें तो बल की विमा क्या होती है भाई? mLT-2, ठीक है। R यहां पर क्या है? R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट क्या है यहां पर? तो एप्सिलॉन नॉट क्या बताओगे? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। अच्छा, फिर भाई इसका जो मान होता है वो मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 मात्रक भाई हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा भाई, इस जो हमें ये दिखाई दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर इसके मान की बात करें तो कितना होता है? 9 गुणा 10⁻9, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, किससे संबंधित फैक्ट हो गए? कूलाम के नियम से संबंधित, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है भाई? वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला, किसी भी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है भाई उसके लिए फॉर्मूला। तो बेटा हम आज बहुत कुछ बेटा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले यहां तक बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, हम लोग अध्ययन करने वाले हैं किसका? वैद्युत क्षेत्र का। किसे कहते हैं भाई? वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, प्रत्येक आवेश का एक अपना क्षेत्र होता है। प्रत्येक आवेश का क्या होता है भाई? एक अपना क्षेत्र होता है, ठीक है। जैसे भाई मैंने मान लिया भाई यहां पर एक गांव इधर रहा, कोई भी गांव से बेटा उसका एक अपना एरिया अलग होगा। कोई दूसरा गांव है भाई, उसका अपना एरिया क्या होगा? अलग होगा, ठीक है। अब क्या होगा भाई, यहां पर जो पहला वाला गांव है, मान लिया यहां पर ये हमारा Q1 है, दूसरा गांव है बेटा वो हमने क्या मान लिया? Q2 मान लिया, ठीक है। तो यहां पर इस आवेश का एक अपना अलग क्षेत्र है, इस आवेश का भाई एक अपना अलग क्षेत्र है, ठीक है। अब क्या होगा, इस गांव से कोई भी पर्सन बेटा इस वाले गांव में आ जाए, या इस गांव से पर्सन बेटा कोई भी इस वाले गांव में चला जाए, तो क्या होगा? या तो बेटा उसका आकर्षण होगा या उसका क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। या तो भाई उसको रहने के लिए जगह दे देंगे या उसको उसी के गांव में भेज देंगे। बात सही है। तो यहां पर क्या होगा कि भाई प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य दूसरे आवेश को ले जाने पर
प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य दूसरे आवेश को ले जाने पर या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, भाई क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर हुआ परिभाषा? फिर सुन लो, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या करेंगे हम? अन्य दूसरे आवेश को ले जाएंगे, तो अन्य दूसरे आवेश को ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या होता है? अनुभव होता है। क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र। तो चलिए भाई परिभाषा लिख रहे हैं, परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। क्या कहलाता है भाई? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये भाई हो गई परिभाषा किसकी? वैद्युत क्षेत्र की। अब आपसे मैं यही पूछ रहा हूं भाई, बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली हेडिंग बेटा, अगली हेडिंग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? समझ लो भाई, अगर वैद्युत क्षेत्र है, मान लिया ये हमारा कौन है? वैद्युत क्षेत्र है, तो आप बोलोगे सर वैद्युत क्षेत्र है मतलब इसमें तो पहले से ही आवेश होगा, तभी तो वैद्युत क्षेत्र होगा। भाई पहले से आवेश नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र कहां होगा? आवेश है, इसलिए बेटा कौन है? वैद्युत क्षेत्र है। और एक कल्पना की गई, शायद एक आवेश वैद्युत क्षेत्र के बाहर भी है। यह आवेश तो पहले वैद्युत क्षेत्र के भीतर है, लेकिन एक कल्पना करी गई, सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है कि एक आवेश वैद्युत क्षेत्र के बाहर भी है। तो जब वैद्युत क्षेत्र के बाहर है तो उसको बेटा क्या बोला गया है? काल्पनिक आवेश। शायद वैद्युत क्षेत्र के बाहर एक आवेश है जिसको क्या बोला गया? काल्पनिक आवेश। इस काल्पनिक आवेश को बेटा हम किससे लिखते हैं? Q नॉट से। और यह बेटा सदैव कैसा होता है? धनात्मक होता है। कैसा होता है भाई? सदैव धनात्मक होता है। और इसके बारे में क्या है? इसको भाई बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश, ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? धन परीक्षण आवेश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब मैं आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या यह आवेश इस पर कोई बल लगाएगा? दिमाग लगाओ, क्या यह वाला आवेश इस पर कोई बल लगाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये आवेश तो वैद्युत क्षेत्र में है और ये कल्पना की गई है कि भाई एक आवेश वैद्युत क्षेत्र के बाहर है, तो ये तो आवेश भाई वैद्युत क्षेत्र के बाहर है, तो बेटा इनके बीच में कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन हुआ क्या कि हम इस आवेश को, धन परीक्षण आवेश को कहां ला रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र में। कहां ला रहे हैं भाई? वैद्युत क्षेत्र में। किसी बिंदु पर लाके रख देंगे तो ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा और इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहते भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिभाषा क्या होगी? आप बोलोगे, परिभाषा बोलोगे वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर
एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र में एकांक किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर क्या कहते हैं भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब समझो, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर बेटा होता है F अपॉन क्यू नॉट। E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर क्या कहा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बाद बेटा और क्या ध्यान रखना है भाई? ये राशि कैसी है भाई? ये राशि सदिश है। अभी तो फिर भाई इसमें दिशा भी होगी, तो इसमें प्रमाण के साथ साथ क्या होगी भाई? दिशा भी होगी। दिशा की बेटा चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इसके मात्रक की। अगर इसके मात्रक की बात करें, SI मात्रक बेटा इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बल का मात्रक बाबूजी क्या होता है? न्यूटन बट्टे में तो प्रति, और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। तो इसका जो मात्रक होगा, SI मात्रक होगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर इसकी विमा की, बात किसकी करेंगे? विमा की। तो भाई बताओ, बल की विमा हमने क्या पढ़ाई थी? MLT माइनस के 2 बट्टे आवेश की विमा बेटा बताई थी AT। इनकी पावर कुछ नहीं तो एक है, इनको ऊपर ले जाओ, ये प्लस की वो किसकी हो जाएगी? माइनस की। क्रम लिखने का M, फिर L लिखो, T, एक प्लस का ऊपर जाके माइनस का 1 और 2 पहले से माइनस के, तो माइनस के 3, A प्लस का ऊपर जाके माइनस का 1। ठीक है, चलिए ये बेटा हमारी किसकी कहानी हो गई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अब हम लोग बेटा देखने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे किसी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला। चलिए यहां तक इसके शॉट ले लीजिए। इसके बाद भाई हम लोग देख रहे हैं भाई किसको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को। देखो हेडिंग रहेगी भाई हमारी कौन सी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। समझो भाई, क्योंकि भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सदिश राशि है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर सदिश राशि है तो फिर भैया इसमें दिशा भी होगी। समझो, अगर हमारा आवेश बेटा कैसा है? धनात्मक है, तो धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो बेटा किधर होती है? बाहर की ओर। धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर। ठीक है, ध्यान रखना। अगर हमारा आवेश ऋणावेश है तो ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बेटा किधर होती है? अंदर की ओर। ध्यान रखना, धन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर, और ऋण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बेटा यहां पर 2 बिंदु ले लिए। समझना, यहां पर एक बिंदु पर रख दिया प्लस का आवेश, दूसरे बिंदु पर रख दिया माइनस का आवेश, और हमने बेटा एक बिंदु ले लिया। हमने एक बिंदु ले लिया यहां पर, मान लिया P ले लिया,
और इस बिंदु P पर हमें दोनों आवेशों के कारण बतानी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो आप लोग ये बताओ, इस बिंदु से ये वाला आवेश कैसा है? ऋण आवेश है। तो ध्यान रखना, जिधर ऋण आवेश होगा उधर बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होनी है। ध्यान रखना, जिधर बिंदु से जिधर ऋण आवेश होगा उधर ही होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। बिंदु से देखिए प्लस आवेश किधर है, उसके विपरीत बेटा होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। इस बिंदु से प्लस इधर है तो इसके विपरीत दिशा में होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ध्यान रखना, एक के कारण बेटा मान लिया E1 और दूसरे के कारण E2। ठीक है, ऐसे बेटा यहां पर बेटा ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, और हमें दोनों बिंदुओं से बाहर एक बिंदु ले लिया P, और इस बिंदु P पर हमको बताना है भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशाएं किधर होंगी। तो एक बात बताओ, इस बिंदु से ये वाला आवेश धनात्मक है, तो इस बिंदु से ये आवेश बेटा धनात्मक है, तो इसके कारण बेटा कौन होगी? बाहर की ओर होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। इस आवेश के कारण बिंदु पर बाहर की ओर होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। इस बिंदु से ये वाला आवेश भी बेटा धनात्मक है, तो इस बिंदु से बाहर की ओर होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ध्यान रखना, तो प्लस बिंदु से देखिए प्लस इधर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके विपरीत लेनी है, प्लस के विपरीत। अगर धनावेश इधर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी इधर। ठीक है, अगर बेटा ध्यान रखना धनावेश इधर है तो इसके अपोजिट, और जिधर ऋणावेश होगा उधर लेनी होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को। ठीक है, चलिए तो अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसको पढ़ने वाले हैं? बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण भाई किसको गणना करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? गणना करनी है। समझो, हमने आपको पढ़ाया था भाई, देखो ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र था, समझना ये हमारा वैद्युत क्षेत्र था। ठीक है, और इस वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ था आवेश, पहले से ही था भाई वैद्युत क्षेत्र तो आवेश होगा, और कल्पना की गई थी कि एक काल्पनिक शायद एक आवेश बाहर भी है जिसको बोला गया था भैया धन परीक्षण आवेश। बात सही है? तो भैया इस धन परीक्षण आवेश को हम लेकर आए थे वैद्युत क्षेत्र के भीतर। इस आवेश से कितनी दूरी पर लेकर आए थे? तो इस आवेश से मान लिया R दूरी पर लाके और हमने रख दिया था। ठीक है, तो हमें इस बिंदु पर किसकी गणना करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। समझो, यहां पर मैंने मान लिया एक बिंदु O है जिस पर रखा हुआ है आवेश, धनात्मक आवेश प्लस Q आवेश रखा हुआ है, पहले से ही है वैद्युत क्षेत्र में। इससे R दूरी पर भाई एक बिंदु P स्थित है। आप बोलोगे सर बिंदु P पर आप लेकर आए इस धन परीक्षण आवेश को, कहां ला रहे हो? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो एक बात बताओ, ये जो धन परीक्षण आवेश है ये भी धनात्मक है, ये आवेश भी प्लस का है, और आपको मैंने बताया था दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो भैया एक बात बताओ, इस आवेश को जब इस वैद्युत क्षेत्र में लेकर आओगे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आओगे किसी बिंदु पर, तो ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा। कौन सा लगाएगा? भैया दोनों समान आवेश हैं तो इस पर बल लगाएगा प्रतिकर्षण का। कौन सा लगाएगा भाई? प्रतिकर्षण का। तो भाई ये वाला आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा बाबूजी, किधर लगाएगा? बाहर की ओर। इस बिंदु से ये वाला आवेश धनावेश है, तो बिंदु से इधर धनात्मक है तो इसके अपोजिट होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाह रहे भाई ये बताओ, दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी पता है, तो आपको बल निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? किस नियम से निकाल लोगे? आप बोलोगे सर लिखिए कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से
कूलाम के नियम से क्या है भाई, कूलाम के नियम से बेटा F बराबर 1/4πε0 Q1 की जगह किसको लिखोगे, Q को। Q2 की जगह बेटा किसको लिखोगे, Q2 की जगह Q0 बट्टे दोनों आवेशों के बीच की दूरी R और इसके ऊपर स्क्वायर। बल का मात्रक बाबूजी क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, चलिए अब हमको बेटा क्या निकालना है, हमको तो निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमको किसको निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप बोलोगे सर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0। अभी पढ़ के आए, इस F का मान उठाओ यहां पर लगा दो। चलिए लगाओ भाई, तो यहां पर E बराबर F की जगह लगाओगे 1/4πε0 Q इंटू में Q0 बट्टे R स्क्वायर। ठीक है, ये F का मान उठाया यहां लगा दिया, बट्टे में Q0 है तो बट्टे में Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर 1/4πε0, ऊपर बचेगा Q और बट्टे में R स्क्वायर। मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। किसी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो E बराबर 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। इसके बारे में कैसे लिखोगे, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है जिससे R दूरी पर स्थित कौन है, बिंदु P पर किसकी गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। चलिए नोट करिए भाई यहां तक, इसकी शॉट ले लीजिए। इसके बाद बेटा हम लोग अध्ययन करने वाले हैं किसको, वैद्युत ध्रुव और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना भाई। बोर्ड एग्जाम 2027 की दृष्टि से यह प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है भाई। आखिरकार किसे कहेंगे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, किसे कहेंगे वैद्युत ध्रुव। चलिए सबसे पहले समझते हैं हम विद्युत ध्रुव को। देखिए वैद्युत ध्रुव में क्या है, मैंने बोला भाई आप दो बिंदु ले लीजिए और दोनों बिंदु बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर होने चाहिए। तो आपने बेटा दो बिंदु ले लिया, एक बिंदु ए एक बिंदु बी, ठीक है। हमने बेटा ये थोड़े से दूरी पर बनाए हुए हैं, ठीक है। अब मैंने बोला दोनों बिंदुओं पर आप आवेश रख दीजिए, तो आवेश बेटा आपने यहां पर भी बेटा क्यू रख दिया, यहां पर भी क्यू रख दिया, मतलब परिमाण में समान। परिमाण का मतलब दोनों का आंकिक मान कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। दुई कूलम आवेश जहां रख रहे हो तो दुई जहां रखना चाहिए, ठीक है। दोनों को आंकिक मान कैसा होना चाहिए बाबूजी, समान होना चाहिए, ठीक है। बस ध्यान रखना है, पर होना दोनों के आंकिक मान तो बराबर होने चाहिए, पर एक माइनस का होना चाहिए और एक किसका होना चाहिए, प्लस का। एक माइनस का होना चाहिए और एक किसका होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। और दोनों के दोनों एक दूसरे से बहुत ही अति लघु दूरी पर स्थित हो तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत ध्रुव कहलाता है। तो आप बोलोगे परिभाषा में परिमाण में तो समान यानी आंकिक मान में तो समान, किंतु विपरीत प्रकार के दो आवेशित कण एक दूसरे से अति लघु दूरी पर स्थित हो तो आवेश का यह निकाय वैद्युत ध्रुव कहलाता है। वैद्युत ध्रुव में दूरी कहां से मापते हैं, हमेशा ध्यान रखना दोनों आवेशों के बीच से मापते हैं। दोनों आवेशों के कहां से मापते हैं, बीच से मापते हैं। मान लिया मध्य बिंदु O से और B तक की दूरी अगर मैंने मान ली A है तो O से और A तक की दूरी भी बेटा कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी, क्योंकि बीचों बीच से माप रहे हैं, ठीक है। तो भैया एक चीज बताओ, इस आवेश से और इस आवेश तक की टोटल दूरी तो आप बोलोगे सर 2A हो जाएगी।
तो परिभाषा लिख दे। परिभाषा क्या लिखोगे? परिभाषा लिखोगे परिमाण में समान, परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकार के, विपरीत प्रकार के दो आवेशित कण, दो आवेशित कण एक दूसरे से अति लघु दूरी पर स्थित हो, अति लघु दूरी पर स्थित हो तो आवेशों का यह निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये बेटा आप लोगों की जो परिभाषा है महत्वपूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, चलिए अब समझ रहे हैं भाई किसको? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए समझो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे? तो आप बोलोगे सर जो हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव में किसी भी एक आवेश का मान, वैद्युत द्विध्रुव में किसी भी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इनके गुणनफल को ही तो हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या बताया हमने? हमने बताया भाई वैद्युत द्विध्रुव में किसी भी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इनके गुणनफल को क्या कहते हैं भाई? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब थोड़े से यहां पर फैक्ट की बात देख ले रहे हैं, थोड़े से फैक्ट की समझो। बात करेंगे राशि कैसी है भाई, तो राशि के आगे आप लिख देना कैसा? सदिश। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर ये राशि सदिश है तो फिर इसकी दिशा भी होगी। जी हां बिल्कुल है भाई, दिशा भी है। तो दिशा किधर है? तो दिशा होगी बेटा -q आवेश से, -q आवेश से +q आवेश की ओर, आवेश की ओर, -q आवेश से +q आवेश की ओर। ठीक है, अब हम बात करेंगे मात्रक की, तो आप इसका मात्रक बताएंगे। आप बोलोगे सर ये तो हमारा आवेश है ना, क्यों हमारा आवेश है तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम इंटू 2a क्या है? आप बोलोगे सर दोनों आवेशों के बीच की तो दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है भाई? मीटर। ठीक है, अगर हम और इसका एक अन्य मात्रक और होता है जिसको बोलते हैं डेबाई अथवा डेबाई। क्या है? अथवा डेबाई। ठीक है, अगर हम बात करेंगे भाई इसकी विमा की, तो आवेश की विमा होती है AT और दूरी की विमा होती है L। तो बेटा इसको क्रम से लिख दो LTA। ठीक है, चलिए तो अब इसकी परिभाषा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव में, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का मान, आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। ठीक है भाई, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई।
इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन। क्या है भाई हेडिंग? हेडिंग है भाई वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए भाई ये डेरिवेशन इसी हेडिंग में छिपी हुई है, समझो। पहले बेटा किसके कारण? आप बोलोगे सर वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो पहले आप बेटा किसको बनाओगे? वैद्युत द्विध्रुव को। अभी बता के आए वैद्युत द्विध्रुव में बेटा आप लोगे दो बिंदु लोगे, एक बिंदु ए एक बिंदु बी, ठीक है। दोनों पर रख दिया आवेश, परंतु होंगे कैसे? विपरीत प्रकार के। दोनों आवेश बेटा एक दूसरे से बेटा अतलग दूरी पर स्थित है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव में जो भी दूरी मापते हैं कहां से मापते हैं? मध्य बिंदु से। मान लिया मध्य बिंदु ओ से और बी तक की दूरी अगर ए है तो ओ से और ए तक की भी दूरी बेटा क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, ठीक है। आप एल मान लो, आप एक्स मान लो, जो भी मानना चाहो। हमें क्या करना? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगला शब्द बेटा, ये तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया, तो अगला शब्द है हमारा अच्छी स्थिति। तो अच्छी स्थिति क्या होगी? आप बोलोगे सर दोनों आवेशों को जो मिलाकर जाने वाली ये रेखा है यही तो अच्छा है। दोनों आवेशों को मिलाकर जाने वाली रेखा यही हमारा कौन हो जाएगी बेटा? अच्छी स्थिति हो जाएगी। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं, ठीक है। अच्छी स्थिति में हमने बेटा एक बिंदु ले लिया P। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में डायरेक्शन किधर होती है? माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर, ठीक है। तो हमने इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु बेटा P ले लिया और इसी बिंदु P पर हमें गणना करनी है किसकी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। और अभी बेटा हम आप लोगों को पढ़ा के आए हैं किसी बिंदु पर अगर हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए फॉर्मूला भी दिया था आप लोगों को कि E बराबर 1/4πε0 Q/r²। किसी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला भी आपको बता के आए थे। R क्या है? R बेटा जो आवेश लिया है उस आवेश से जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है वहां तक की दूरी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो भाई सदिश राशि है, तो यहां पर ये जो आपको प्लस और माइनस दिखाई दे रहे हैं ना, ये बेटा माइनस ये प्लस आपको दिखाई दे रहे ना, ये बताएंगे दिशा को। किसको बताएंगे? दिशा को। कि भाई प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होने वाली है, इस बिंदु से बाहर की ओर होगी। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, और इसको मान लिया हमने E2। इस बिंदु से माइनस इधर है, जिधर माइनस आवेश है उधर होने वाली है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। माइनस के कारण हमने मान लिया E2 E1। अब बेटा एक बात बताओ, इस प्लस क्यू आवेश से ये बिंदु P तक की दूरी बताओ। इस प्लस क्यू आवेश से और बिंदु P तक की दूरी। आप बोलोगे सर R दूरी ये रही बिंदु O तक, लेकिन O से A तक की दूरी ये स्मॉल a है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? A तो ये रही, R ये रही, तो टोटल दूरी हो जाएगी R प्लस A। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस A, ठीक है। इसी प्रकार बेटा प्लस क्यू आवेश से और बिंदु P तक की दूरी बतानी है, तो बेटा एक बात बताओ, टोटल दूरी कितनी है? R। टोटल दूरी R है, R में से कितनी दूरी पता है आपको? O से B तक की दूरी पता है A, तो R में से ये वाली जो दूरी पता है उसको हटा दीजिए, तो यही तो दूरी बचेगी। तो आप बोलोगे सर R में से A को हटा दो, ये वाली दूरी बचेगी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या लिखोगे? पहले लिखोगे माइनस क्यू आवेश के कारण, पहले पता करो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी है, फिर पता करो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, और दोनों का परिणाम ही निकाल लो। चलिए तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप बोलोगे सर माइनस के कारण तो E1 मानी है, तो E1 बराबर बेटा 1/4πε0 क्यू
बेटा यहां पर माइनस का क्यू है तो माइनस चिन्ह बता रहा है दिशा को, माइनस चिन्ह किसको बता रहा है, दिशा को बता रहा और कुछ नहीं। ठीक है, तो आवेश क्यू, दिशा बेटा अंदर क्यू है और बट्टे आर स्क्वायर, तो इस माइनस क्यू आवेश से जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है वहां तक की दूरी टोटल कितनी है, आर प्लस ए, तो इसके ऊपर बेटा स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब लिखोगे किसको, अब लिखोगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप बोलो सर इसके कारण E2 है। ठीक है, E2 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 प्लस चिन्ह बता रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर है और आवेश बेटा Q बट्टे प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी R माइनस ए और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी भैया परिणामी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालोगे, सुनो, जब भी आपको बेटा विपरीत डायरेक्शन मिलेंगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, आपको परिणामी निकालना है तो बड़े में से बेटा छोटे को घटा देना है, डिफरेंट, इनके बीच में आएगा अंतर, इनके बीच में क्या आएगा, अंतर, डिफरेंट। और जब आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बेटा एक ही ओर दिखाई दे तो इनके बीच में आ जाएगा बेटा योग। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो दोनों ओर बेटा देखो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, अब आएगा इनके बीच में अंतर, तो अंतर आएगा तो आप बोलोगे सर बड़े में से छोटे को घटाना है, तो मैं पूछूंगा बेटा कौन सा मान बड़ा होगा कौन सा मान छोटा होगा, तो आप बोलोगे सर ई व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के, क्योंकि आवेश तो समान है, ई व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के, अगर दूरी अधिक होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कम होगी और दूरी अगर बेटा कम होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। यहां पर बेटा देखो दूरी में योग हो रहा है मतलब दूरी अधिक हो रही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, यहां दूरी में बेटा देखो क्या आ रही है, कमी आ रही है, ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होने वाली है, मतलब E2 में से घटा देंगे E1 को। चलिए अब इसके बाद बेटा आप क्या करना है, E2 का मान E2 की जगह लगाओ, E1 का मान E1 की जगह लगाओ। चलिए हल करते हैं, तो E बराबर E2 का मान है 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए इसका स्क्वायर, E2 का मान E2 की जगह माइनस का चिन्ह लगा दो। अब बेटा E1 का मान लगाओ, तो E1 का मान कितना है 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए और इसका स्क्वायर। यहां तक कहानी क्लियर। अब एक बात बताओ, यहां पर जो समान दिखाई दे रहा उसको कॉमन लिख लो, जो समान दिखाई दे रहा बेटा उसको कॉमन ले लीजिए, तो आप बोलो सर दोनों जगह 1/4πε0 यहां पर भी यहां पर भी, क्यों यहां पर भी है क्यों यहां पर भी कॉमन ले लो, तो कोष्टक के अंदर कौन बचेगा, यहां बेटा जब ये सब कुछ जो बाहर हो चुका है उसके बाद जो बचा कोष्टक में लिखो, तो आप बोलो सर ऊपर तो कुछ नहीं, एक बट्टे नीचे R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बेटा ये तो सब कुछ बाहर हो चुका, एक बट्टे R प्लस ए इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बन गई, ये तो भाई बन गई भिन्न, और भिन्न बन गई तो भैया लासा ले लीजिए। चलिए तो यहां से हो जाएगा 1/4πε0 Q, इसका लासा आ जाएगा एक कोष्टक में R माइनस ए इसका स्क्वायर, एक कोष्टक में बेटा R प्लस ए इसका स्क्वायर। लासा में बेटा जो आपको हर में बेटा जो भी आपके डिजिट होते हैं उनको लिख लेते हैं, ठीक है, इनटू में, किसको लिख लेते हैं, इनटू में। तो अब कहानी क्या होगी, कहानी होगी सर R माइनस ए के होल स्क्वायर से R माइनस ए का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R प्लस ए का होल स्क्वायर, R प्लस ए का होल स्क्वायर, चिन्ह माइनस का लगा दीजिए,
आर प्लस ए के होल स्क्वायर से आर प्लस ए का होल स्क्वायर कैंसिल, बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए देखो, तो आपको बेटा अब आनी चाहिए सर्व समीकरण। एक फॉर्मूला देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए कहानी क्या होने वाली है, कहानी ये होने वाली है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। कोष्टक के अंदर आ जाओ, देखो बेटा यहां पर अभी स्क्वायर भूल जाओ, मान लो स्क्वायर है नहीं, तो देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, लेकिन इनके ऊपर तो स्क्वायर है तो हमने भी बेटा क्या लगा दिया, स्क्वायर। ठीक है, अब इनको खोल दो, तो आप बोलोगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक बेटा माइनस, दूसरे कोष्टक खोलेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ra। ठीक है, इस माइनस का जब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो सभी चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां से बेटा कहानी क्या होगी, यहां से कहानी होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर r की पावर 2 दूनी 4 माइनस a की पावर 2 दूनी 4। ठीक है, चलिए इसको खोलते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये बेटा प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। कब, जब बेटा हम माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बोलोगे सर ये r तो प्लस का है, ये r माइनस का, कैंसिल। ये a प्लस का है, ये a माइनस का है, कैंसिल। तो देखो 2ra और यहां पर ये भी 2ra, दोनों प्लस के हैं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या क्यू है बेटा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब देखो 2ra और 2ra बेटा ये हो गया 4ra। अब समझो ये r की तुलना में ये वाली जो दूरी है बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है। जैसे बेटा मैं बोला बेटा 1 किलोमीटर की तुलना में 0.1 सेंटीमीटर, आप बोलोगे सर इससे बढ़िया तो आप ये दूरी लोगे ही ना। जैसे 1 लोटा जल में 1 कण चीनी का, तो आप बोलोगे सर चीनी को नगण्य मान के छोड़ने पर। तो ठीक वही प्रकार है, इस r की तुलना में ये a बहुत ही सूक्ष्म है, r की तुलना में a बहुत ही सूक्ष्म है। अतः इस a को नगण्य मान के छोड़ने पर, जब a को नगण्य मान के छोड़ दोगे तो बेटा बचेगा यहां r की पावर कितना, 4। ठीक है, 4 को लिख लो 2 गुणा 2, तो E बराबर बेटा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में 2, 4 को लिख लो 2 गुणा 2 R इंटू ए बट्टे R की पावर 4। R की पावर 4 का मतलब ये होगा R 4 बार है, तो R 4 बार है तो R इंटू में R की पावर 3। ठीक है, पहले यहां तक का बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब आगे हल कर रही है। चलिए भाई देखो, इसको हम ऊपर यहां लिख दे रहे हैं, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में 2 इंटू में 2ra बट्टे R इंटू में RQ। तो R से R बेटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में 2 इंटू में 2 के पास a और बट्टे में RQ। तो आपको पता है Q इंटू में 2a, Q इंटू में 2a ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 और Q इंटू में 2a ये तो P बट्टे में RQ, मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन RQ। अब इस चित्र के बारे में कैसे लिखोगे, इसके बारे में कैसे लिखोगे, लिखोगे माना
एक वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जिस पर किसकी गणना करनी है भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव -q व +q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी नीचे लिख दे रहा हूं बेटा 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अच्छी स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, चलिए इसकी शॉट ले लीजिए भाई यहां तक। ठीक, इसकी शॉट लो भाई। इसके बाद भाई हम लोग अगली हेडिंग का अध्ययन करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में ये वाली बेटा हेडिंग आई हुई थी। क्या आई हुई थी? कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हेडिंग बेटा आप लोगों की 2025 के पेपर में आई हुई है। ठीक है, 2026 के जो पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन आप लोग घबराइए मत, पहले जुलाई तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जुलाई के अंत में चल के 2026 के जो आपके 7 सेट हैं उनको कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले आप लोगों को कंप्लीट करा के देंगे, घबराओ मत। उसके बाद केमिस्ट्री के बेटा 7 सेट कंप्लीट कराएंगे। फिर इस बार हम आप लोगों के सामने लगभग में 10 पेपर ऐसे लेकर आएंगे जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर बेटा बिल्कुल एक एक क्वेश्चन सेम देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, बस आप लोग निरंतर क्या करते रहिए, अपने मेहनत पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बेटा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निरक्षीय स्थिति में समझो, मैंने मान लिया बेटा एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये लिया। ये बिंदु ए है जिस पर बेटा माइनस का क्यू आवेश है, बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेश के बेटा बीच की दूरी माप रहे हैं मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु O से B तक की दूरी बेटा A है, तो O से और A तक की दूरी ये भी कितनी हो जाएगी? L। ये अभी हमने बात करी है केवल वैद्युत द्विध्रुव की। निरक्षीय स्थिति क्या है? दोनों आवेशों के लंबवत होकर जाने वाली रेखा निरक्षीय स्थिति। अब जो भी दूरियां मापते हैं कहां से मापते हैं? मध्य बिंदु से मापेंगे, तो भैया दोनों आवेशों के बीच से होकर जाने वाली रेखा ये वाली कौन सी स्थिति कहलाएगी? निरक्षीय स्थिति। और इससे बेटा निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु ले लिया P, और इसी बिंदु P पर हमें गणना करनी है किसकी भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। किन किन आवेश के कारण? दोनों का परिणामी बिंदु P पर। कौन कौन से? प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दोनों का परिणामी बिंदु P पर। ठीक है, तो भैया पहले इनको मिलाना होगा, पहले इनको क्या करना होगा? मिलाना होगा। ठीक है, ये एंगल बेटा हमारा यहां पर मान लिया थीटा है, ये एंगल बेटा हमारा कौन सा? थीटा है। ठीक, अब चूंकि ये तो भैया प्लस माइनस और है ना, तो प्लस माइनस ये बता रहे हैं डायरेक्शन को। किसको बता रहे हैं? डायरेक्शन को, कि प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होने वाली है? माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होने वाली है? तो आप बोलोगे सर इस बिंदु से प्लस इधर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इसके विपरीत
ठीक है। और इसके कार्ड बेटा हमने मान लिया, इसके कार्ड हमने वैद्युत क्षेत्र तीव्रता मान ली E1, और इस बिंदु से देखा गया माइनस क्यू आवेश इधर है, तो उसके कार्ड वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बेटा प्लस के कार्ड मान लो E2 और माइनस के कार्ड बेटा मान लिया हमने E1। ठीक है, इस बिंदु से जिधर माइनस आवेश होगा उधर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, इस बिंदु से जिधर प्लस है उसके अपोजिट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ठीक है, अच्छा इस रेखा को हम आगे थोड़ा और बढ़ा दिया, इन दोनों घटकों के बीच में बेटा हमने डाल दिया लंब। ठीक है, अब चूंकि ये बन गया त्रिभुज का बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण किन्हीं दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये भी थीटा, ये थीटा, 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा का आधा यहां पर ये थीटा, 2 थीटा का आधा यहां पर ये थीटा। ठीक है, ये बेटा हमारे पास बन चुके घटक। ठीक है, ये हमारे पास कौन बन चुके घटक। अच्छा, ये बिंदु P की जो कहानी है इस चित्र को हम इधर समझते हैं, बिंदु P की जो कहानी है इस चित्र में इधर समझ रहे हैं। समझो, ये देखो हमारा भाई, ये रहा बिंदु P। ठीक है, इस बिंदु P से एक घटक ये रहा, बिंदु P से एक घटक ये रहा। ठीक है, ऊपर वाला घटक बेटा E2 है और ये वाला घटक बेटा कौन है हमारा E1 है। दोनों के बीच में बाबूजी हमने क्या डाल दिए, लंब डाल दिए। ठीक है, दोनों के बीच में हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल बेटा क्या है, थीटा है। ठीक है, अब सुनो, समझना होगा भाई वेक्टर रूल्स। किसको समझना होगा, वेक्टर रूल। समझो, यहां पर एक ये बेटा जो हमारा परिणामी घटक है ये है, परिणामी घटक ये है, और इस रेखा के पास में बेटा एंगल कौन सा है, थीटा है। समझना, ये परिणामी घटक है बेटा। दूसरा चित्र लिया, ये बेटा हमारा दोनों का परिणामी घटक ये रहा, और ये जो एंगल है अब की बार थीटा है वो इस रेखा के पास है। अब समझो, जब इस एंगल, जब बेटा इस घटक को थीटा कोण पे अंदर की ओर लेकर जाओगे इस डायरेक्शन में, इस रेखा के अनुदिश कर दोगे, तो हमेशा बेटा कोण कौन सा लेना है आपको, कॉस थीटा। जिधर बेटा कोण थीटा है घटक को उसी ओर लेकर जाओगे, कोण कौन सा लोगे, कॉस थीटा। और थीटा से जब बेटा घटक को दूर लेकर जाओगे तो बेटा कोण कौन सा लेना होगा आपको, साइन थीटा। इस घटक को थीटा से दूर ले जाओगे, साइन थीटा कोण की ओर, जिधर थीटा कोण है उस ओर लेकर जाओगे, वहां लेना है कॉस। इस घटक को इस रेखा के अनुदिश लेकर जाओगे बेटा, थीटा कोण इधर है, कॉस थीटा, और इस रेखा के लंबवत लेकर जाओगे तो बेटा यहां किसको लेना होगा, साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा से दूर और ये थीटा की ओर। बात समझ में आई नहीं? तो एक बात बताओ, ये घटक है, इस घटक को उठाया मैं बेटा इस डायरेक्शन में ले गया, यहां लेकर ले आया, डायरेक्शन देखना, यहां ले आया। ठीक है, इस ओर ले आया, तो आप बोलोगे कि सर ये घटक इधर आया है, तो थीटा से दूर जा रहे हैं, थीटा की ओर जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर थीटा से तो दूर जा रहे हैं, और दूर जा रहे हैं तो यहां पर बेटा किसको लेना होगा, साइन थीटा। ठीक है, इस घटक को उठाया बेटा इस रेखा के अनुदिश ले आए। अब बताओ बेटा, तो आप बोलो सर अब ये घटक इधर आ चुका है और ये घटक जिधर थीटा है उधर लेकर जा रहे हो तो कॉस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार इस घटक को उठाया बेटा इधर ले गए, तो अब बताओ भाई थीटा से दूर ले जा रहे हो, थीटा से दूर ले जा रहे हो ना, थीटा से अगर दूर ले जा रहे हो तो कोण कौन सा लगा दो, साइन थीटा। ठीक है, और बेटा इस घटक को थीटा कोण पे अंदर की ओर लेकर जा रहे हो, यहां पर ले आए, तो अब बेटा कौन सा लेना है, कॉस थीटा। थीटा। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर हो चुकी, यहां तक की कहानी क्लियर हो चुकी। चलिए अब समझो, अब मैं बात करूंगा, ये तो बिंदु P की कहानी, ये बिंदु P की कहानी मैंने यहां समझा दी कि यहां पर बेटा दो घटक सेम डायरेक्शन में हुए और दो घटक एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में हो गए। अब मैं बात करूंगा, भैया हमें चाहिए माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, तो बेटा आप कोई भी एक ट्रायंगल को बाहर निकाल लो। चलो इस ट्रायंगल को ही बाहर निकाल लिया, इस ट्रायंगल को ही बाहर निकाल लो, ये लो। ठीक है, ये बेटा एंगल थीटा है, ठीक, ये बेटा दूरी ए है, ये दूरी आर है, और ये वाला बिंदु ओ है,
और ये कौन सा दिखाई दे रहा भाई आपको P, और ये दिखाई दे रहा A। थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती भाई? आप बोलोगे सर लंब होती है, तो फिर भैया ये 90 एंगल है। 90 के सामने वाली भुजा कौन सी होते हैं? कर्ण। तो फिर बचा कौन भाई? आधार। अब सुनो, जब भी आपको दो भुजाएं पता हो, त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं पता हो, तीसरी भुजा निकालनी हो, तो आप लोग बेटा किसका प्रयोग करोगे? पाइथागोरस प्रमेय का। दो भुजाएं पता हो, तीसरी भुजा निकालनी हो, किसका प्रयोग करोगे? पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, चलिए तो यहां पर लगा दे रहे किसको? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से बेटा क्या होता है? आप बोलोगे सर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट ले आओ, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में लंब। बेटा कहां लिखा हुआ है लंब? बोलोगे सर ये लिखा हुआ है ओपी भुजा पे, दूरी r है, तो r का स्क्वायर प्लस आधार। आधार बेटा कहां लिखा हुआ है? OA पर। ठीक है, तो आधार OA पर है, तो ये दूरी बेटा a है, तो a का स्क्वायर। ये निकाल लिया बेटा हमने कर्ण। अब चूंकि दोनों की बेटा यहां पर त्रिभुज सेम है, तो दोनों के लिए बेटा ये कर्ण सेम समान निकलने वाला है। अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर भी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों के कर्ण इक्वल निकलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे। अब डेरिवेशन को इधर हल कर रहे हैं। सबसे पहले देखो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप बोलोगे सर E बराबर 1/4πε0 क्यू। माइनस बता रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर क्यों हो रहे हैं, जिधर माइनस का आवेश है। ठीक है, बट्टे आर स्क्वायर माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, ये बेटा कर्ण है और कर्ण ये दूरी बन जाएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब बेटा इसके बाद अब क्या कहानी लिखनी है? अब लिखना है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप बोलो सर E2 बराबर फॉर्मूला लगाओ 1/4πε0 क्यू, क्योंकि प्लस बता रहा है दिशा को, प्लस किसको बता रहा है? दिशा को। बट प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दो बेटा। ठीक है, अब जरा देखना E1 का मान और E2 का मान, दोनों का मान देखना। आप बोलोगे सर दोनों के मान तो बराबर है। अगर भैया दोनों के मान बराबर हैं तो E1 इक्वल टू E2। चलिए दोनों, क्यों? क्योंकि भैया दोनों की दूरियां बराबर हैं, इसलिए बेटा दोनों के मान बराबर हो गए। अब हमें निकालना है कहां पे? बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझो E बराबर, समझो बिंदु P पर देखा गया दो घटक में वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, और जब विपरीत होंगी तो मैंने बोला था इनके बीच में अंतर आएगा। विपरीत के लिए मैंने क्या बोला था? अंतर आएगा। तो आप लगाओगे E बराबर E2 साइन थीटा डिफरेंट E1 साइन थीटा। यही तो लगाने वाले हो ना। लेकिन ये बताओ E1 इक्वल टू किसके? E2 के। जो तो आप लोग बेटा चाहे E2 की जगह E1 लगा दो,
चाहे E1 की जगह E2 लगा दो, तो E1 sin थीटा डिफरेंट E1 sin थीटा, तो बेटा दोनों के बीच में अंतर कितना निकलेगा? 0 निकलने वाला। तो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जब दो समान घटक एक दूसरे के विपरीत हो जाएं, जब दो समान घटक एक दूसरे के विपरीत हो जाएं, तो उनका परिणामी बेटा क्या मिलेगा? 0। क्या मिलने वाला है? 0। और जब दो घटक बेटा एक ही दिशा में हो जाएं तो जुड़ जाएंगे। तो आप बोलोगे सर ये वाला साइन इस साइन को कैंसिल कर देगा? बिल्कुल कर देगा। तो फिर बेटा ये कॉस वाले घटकों को देखना, आप बोलो सर दोनों की वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता दिशा एक ही ओर है, तो जुड़ जाएगा। तो साइन तो कैंसिल होगा, तो परिणामी बचेगा कौन? भैया साइन वाले हट जाएंगे, साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कौन? भैया कॉस वाले बचेंगे। और कॉस वाले बचेंगे तो चूंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जुड़ गए। तो यहां पर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, तो यहां तक का बेटा पूरा नोट कर लो, उसके बाद हम बेटा इसके आगे हल कराने वाले हैं। नोट करो। चलिए भाई देखो बेटा, जो लास्ट हमने पॉइंट छोड़ा था वो हमने यहां लिख दिया है। ठीक है, अब यहां पर एक बात बताओ, अभी मैंने बेटा लिखा था E1 और E2 दोनों के मान इक्वल हैं, E1 इक्वल टू E2, तो हम E1 की जगह E2 को लिख सकते हैं, E2 की जगह E1 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने बेटा यहां पर क्या लिख दिया? हमने लिख दिया E1 की जगह बेटा लिख दिया E2 cos थीटा प्लस यहां पर लिखा हुआ है E2 cos थीटा। E2 cos थीटा, E2 cos थीटा बेटा कितना हो जाएगा? 2E2 cos थीटा। ठीक है, अब क्या करना है भाई, इस 2 इंटू में E का मान बेटा E2 का मान अभी निकलवा के आए आप लोग, देखो कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर था। ठीक है, और इंटू में आधार, वो cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कड़, cos थीटा बराबर आधार बट्टे कड़। ठीक है, चलिए स्क्वायर से तो अंडर रूट हटा दीजिए, तो हो जाएगा 2 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू आधार, बेटा इस ट्रायंगल के अंदर आधार ये रहा कितना? A बट्टे कड़, कड़ हमने निकाला था अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और रूट का मतलब होता है आधी घात, तो लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और इसकी पावर बेटा 1/2। इस 2 को उठाओ, A के पास भेज दो, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में 2A बट्टे कुछ नहीं इसकी पावर 1, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो देखो 1 प्लस 1/2, तो 2 एकम 2 और 1 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहां से बेटा हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर कितना? 3/2। Q इंटू में 2L क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा बन गया हमारा कौन? Q इंटू में 2A, Q इंटू में 2A, ये बेटा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बट्टे, अब चूंकि बेटा इस R की तुलना में ये वाली जो दूरी है बहुत ही सूक्ष्म है, मैंने बोला R की तुलना में A हमारा बहुत ही सूक्ष्म है, अतः A को नगण्य मान के छोड़ने पर, जब A को नगण्य मान के छोड़ दोगे है ही नहीं, तो R की पावर बेटा R स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा? 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से बेटा वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के लिए फॉर्मूला निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, और R की पावर बेटा कितना होगा? 3, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बेटा ये रहा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए आप लोग। तो आज हम लोगों ने बेटा काफी टॉपिक पढ़े। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग अध्ययन करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर वलयुग्मागुण, उसके बाद बेटा हम लोग अध्ययन करेंगे वैद्युत फ्लक्स का। ठीक है, और आप लोगों के लिए भाई 2 लाइनें हैं। क्या लाइन है भाई? कि भाई मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें तो ये गलत बात है। इसीलिए आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।